Morning student, today we are going to discuss regarding convulsive disorder. So introduction. The word convulsion or seizure describe an involuntary violent spasm or a series of jerking of face, trunk or extremities with or without loss of consciousness, sensory, ऑटोनॉमिक और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो जो कन्वल्सन को और क्या बोलते हैं हम लोग, सीजर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इनवॉलेंट्री वॉयलेंट स्पाज्म. मतलब इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है जो हम अपने से नहीं करते, और वॉलेंट्री मतलब जो हम खुद से करते हैं. ठीक, और सीरीज ऑफ जर्किंग ऑफ फेस में जर्क होता है, आपके ट्रंक में जर्किंग होता है और एक्सट्रीमिटीज़ में होता है विथ और विदाउट. मतलब आप कॉन्शियस रहेंगे अदरवाइज अनकॉन्शियस रहेंगे. ठीक है. The word epilepsy describe a syndrome of recurrent unprovoked seizure unrelated to fever or acute cerebral insult. जो वर्ड epilepsy है क्या डिस्क्राइब करता है, एक ऐसा सिंड्रोम है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें क्या होता है बार बार अनप्रोवोक्ड सीजर होता है अनरिलेटेड टू फीवर और एक्यूट सेरिब्रल इंसल्ट. फिर नेक्स्ट है आपका स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ सीजर एक्टिविटी lasting more than 30 minutes or recurrent seizures with failure or to recover consciousness between repeated attacks. तो स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, एक सीवियर फॉर्म ऑफ सीजर एक्टिविटी होती है जो 30 मिनट के लिए रहती है. ठीक है, 30 मिनट के लिए और बार बार होता है और इसमें कॉन्शियसनेस क्या होता है नहीं आता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन. न्यूनेटल सीजर इज डिफाइंड क्लिनिकली एज paroxysmal alteration in neurological function, behavioral, motor or autonomic function either or all three occur within 28 days. न्यूनेटल सीजर क्या है, जिसमें पैरोक्सिमल अल्ट्रेशन इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, मतलब न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है अल्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या एग्जांपल आ सकता है आपका बिहेवियर, मोटर और ऑटोनॉमिक फंक्शन आइदर और ऑल थ्री रिकरिंग विद इन 28 डेज. मतलब ये तीनों रहेगा या कोई एक रहेगा जो हर 28 डेज में आपको दिखाई देगा. इन जनरल अ कन्वल्सन और सीजर इज अ पैरोक्सिमल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. ठीक है, तो ये क्या होता है पैरोक्सिमल मैनिफेस्टेशन होता है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का. नेक्स्ट है आपका इंसिडेंस, मतलब कैसे देखा जाता है. तो फुल टर्म बेबी में हर 1000 बच्चे में 3 बच्चों को होने का चांसेस है. प्री टर्म बेबी में हर 1000 में 60 बच्चों को होने का चांसेस है. इन्फेंट विद बर्थ वेट, अगर इन्फेंट का बर्थ वेट 1.5 है 1.5 kg तो उनमें कैसे होगा 57% इन 1000 बेबीज़. और इन्फेंट विद बर्थ वेट बिटवीन 2.5 to 3.9 2.8% इन 1000 बेबीज़. फिर 12,000 आर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 12,000 लोगों को 18 वर्ष से कम लोगों को होने का चांसेस रहता है. और इंसिडेंसीज हायर अंडर 2 ईयर एंड ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स में देखा गया है. फिर क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो 2 रिस्क फैक्टर है मेजर एंड माइनर, है ना. तो मेजर में क्या होगा एज लेस देन 1 ईयर में देखा जाता है, जिनको प्रोलॉन्ग्ड फीवर होता है, हाइपरपायरेक्सिया एंड इन्फेक्शन. तो ये सारे क्या है मेजर में आते हैं. और माइनर में आएंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर एंड मेल जेंडर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. तो ये सारे क्या है रिस्क फैक्टर जिनको होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजी, मतलब क्या क्या कॉजेस है. तो नॉन करेंट, रिकरेंट एंड रिकरेंट, है ना. तो नॉन रिकरेंट में क्या होगा फेब्राइल एपिसोड्स, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन ट्यूमर, एनोक्सिया, टॉक्सिन, एग्जाम्पल ड्रग एंड टिटनेस, मेटाबॉलिक एल्ट्रेशन, हाइपरबिलिरूबिनिया. तो ये सारे क्या है नॉन रिकरेंट. ठीक है. और रिकरेंट जैसे कि इडियोपैथिक हो गया, जिनको ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शियस है, कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट है, पैरासाइट ब्रेन डिसीज़ है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, हिपैटिक डिसऑर्डर्स है, एलर्जी हो रहा है, सेंसरी स्टिमुलस है और माइग्रेन. ये सारे क्या है रिकरेंट, मतलब बार बार होने वाला चीज़ है. फिर है पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर. कोई भी रिस्क फैक्टर हो गया, है ना, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, और है ना, और प्रीमेच्योर बेबी हो गया, तो ये हो गया. उसके बाद क्या आता है अल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन इन न एपिलेप्टोजेनिक फोकस, मतलब न्यूरॉन्स में क्या होता है चेंजेस होता है.
फिर वो क्या करता है, न्यूरॉन्स में चेंजेस होने की वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो क्या होते हैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, और वो क्या लीड करता है, पार्शियल डीपोलराइजेशन, मतलब जो सोडियम और पोटेशियम का अल्ट्रेशन होता है हमारे न्यूरॉन्स में, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्टिमुलेशन होता है, और इम्बैलेंस रिलीज ऑफ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर नेक्स्ट है आपका लोअर सीजर थ्रेशोल्ड अबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, जब अबनॉर्मल स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगेंगे और वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जर्की मूवमेंट आपको शो करेंगे। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी है। फिर कन्वल्सन क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फेब्राइल कन्वल्सन, इट रिफर्स टू द सीजर एसोसिएटेड विथ फीवर बट एक्सक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। कॉमन कॉज ऑफ कन्वल्सन इज अर्ली चाइल्डहुड 6 मंथ टू 5 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है। तो मतलब फेब्राइल कन्वल्सन मतलब फीवर से एसोसिएटेड रहता है, ठीक। ये तो दो टाइप के होते हैं, टिपिकल एंड अटिपिकल। तो जैसे टिपिकल को सिंपल फेब्राइल कन्वल्सन भी बोलते हैं और अटिपिकल को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो टिपिकल में ब्रीफ 15 मिनट्स तक रहेगा, सॉलिटरी इवेंट मतलब एक बार आएगा 24 आवर में, टोनिक क्लोनिक सीजर्स होगा, फॉलोड बाय ब्रीफ पीरियड ऑफ पोस्टिकल ड्राउजीनेस हो जाएगा। जब भी उसको सीजर आएगा तो ड्राउजीनेस हो जाएगा, और ईजी में नॉर्मल दिखाएगा आफ्टर द अटैक, मतलब अटैक होने के बाद ईजी नॉर्मल रहेगा। तो ये आपका होता है टिपिकल और सिंपल। टिपिकल और फेब्राइल में क्या होगा, लॉन्ग मोर देन 15 मिनट्स रहता है, रिपीटेड कन्वर्जन फॉर सेवरल आवर अ डे, बहुत बार आएगा, मे बी फोकल और जनरलाइज्ड रहता है। देन फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पोस्टिकल ड्राउजीनेस, देन ईईजी सो अबनॉर्मल फॉर 2 वीक्स आफ्टर द अटैक। मतलब ईईजी कैसे होगा, अटैक के बाद 2 वीक तक आपको अबनॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें लॉन्ग पीरियड तक ड्राउजीनेस रहता है। फिर है सीजर क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जनरलाइज्ड सीजर, पार्शियल सीजर। तो फर्स्ट है जनरलाइज्ड सीजर में क्या क्या होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रैंड माल सीजर भी बोलते हैं, अब्सेंट सीजर, एटोपिक सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर। पार्शियल सीजर में आता है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें आएगा विथ एलिमेंट्री सिस्टम, नो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस विथ मोटर साइन, जैसे जैकीनेस बोलते हैं, है ना, और सोमेट्री सेंसरी विजुअल और ऑडिटरी होता है। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होता है, सिंपल में तो समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, साइकोमोटर और टेम्पोरल लोब आपका इन सीजर इन्वॉल्व होगा विथ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब आपका कॉन्शियसनेस भी इम्पेयर्ड होगा। देखो टोनिक में कैसे क्या होता है, आपका बॉडी पूरा स्टीफ हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका बॉडी एकदम स्ट्रेट होके स्टीफ हो जाता है। और क्लोनिक में क्या होता है, आपका बॉडी पूरा मूव होके स्टीफ हो जाता है, ठीक। अब देख सकते हैं जैसे कि बेबी के हैंड्स क्या हो गया, मूव हो गया है और स्टिफ हो गया, इधर लेग क्या हो गया, एक्सटेंड होके स्टिफ हो गया, तो ये टोनिक फेस है। क्लोनिक में क्या होगा, लेग आपका मूव होके स्टिफ होगा और हैंड आपका क्या कहते हैं एक्सटेंशन होके स्टिफ होता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक वर्क, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री में मदर का हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री, लेबर एंड डिलीवरी हिस्ट्री, कहाँ पे लेबर कराया था, कहाँ डिलीवरी हुआ है ना, और बेबी कंडीशन एट बर्थ के समय बेबी का कैसा कंडीशन था, ठीक है। न्यूनेटल एग्जामिनेशन जिसमें आता है जनरल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और CBG होता है, SpO2 हमको देखना पड़ता है। फिर है मेटाबॉलिक वर्कअप, इन्फेक्शियस वर्कअप कैसा है, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, कल्चर्स लेंगे, टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, IgM और C रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे। फिर आपका ब्लड ग्लास ABG देख सकते हैं, CT स्कैन, MRI, EEG और लंबर पंक्चर। इस तरीके से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं किसको, कन्वल्सिव डिसऑर्डर को। फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इसमें कन्वर्जन आने के बाद क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकता है, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, सबड्यूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, एफ्यूजन हो सकता है ना। एफ्यूजन मीन्स आउटसाइड फ्लूइड का कलेक्शन और इन्फ्यूजन मतलब इनसाइड फ्लूइड का कलेक्शन, ठीक है। फिर है सेरिब्रल पालिसी, हाइड्रोकीफेलस, मेंटल फिजिकल हैंडीकैप्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड रीअकरेंस। तो ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है सीजर डिसऑर्डर के। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो
रेगुलर एएनसी चेकअप करेंगे, है ना। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, एएनसी पीरियड में हमको एंटीनेटल चेकअप के समय हमको इन्फेक्शन से, अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट करना है, अनीमिया को ट्रीट करना है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको कंट्रोल करना है, दाइज लोग को ट्रेन करना है, पैरामेडिकल को अबाउट डिलीवरी सिस्टम कैसे डिलीवर कराना है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो हायर सेंटर में रिफरल के लिए। फिर अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में हमको क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है। फिर मैनेज एक्टिवली फीटल डिस्ट्रेस, जो फीटस डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं वो हमको ट्रेन करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग देना है न्यूनेटल रिसक्सिटेशन का। तो ये सारा क्या है, प्रेग्नेंट लेडी मतलब जब प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम कैसे केयर करना है, और दाइज लोग को कैसे डिलीवरी कराना है, रिफरल सिस्टम कैसे देना है उसके बारे में बताया गया, उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट में आता है मेडिकल और गोल, है ना। तो क्या है, टू कंट्रोल कन्वर्जन हमारा फर्स्ट वो है गोल्स, और अंडरलाइन पैथोलॉजी जो भी उसकी वजह से हो रहा है उसको ठीक करना हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेबलाइजेशन, तो इस्टेब्लिश्ड टोटल एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। फिर है अप्लाई ऑक्सीजन आपको देना है और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, आईवी असेस करना है और सैंपल लेना है फॉर इनिशियल स्टडी। फिर ड्रग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन जैसे बेंजोडाइजापिन्स दे सकते हैं, डाइजापिन 0.5 mg पर kg, आईवी देना है लोराजिपम 0.5 to 1.0.1 mg देना है। रेक्टम में आइदर सबलिंगुअली और मिडाजोलम दे सकते हैं। डोज को हम लोग रिपीट कर सकते हैं एवरी 5 मिनट, अप टू 3 डोज ही ओनली हम लोग को रिपीट करना है। देन रेस्पिरेशन को हम लोग मॉनिटर करना है, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है। फिर सेकंड लाइन ड्रग में क्या आता है, फेंटोइन और बार्बिटोन हमको देना है। उस टाइम फेंटोइन और बार्बिटोन जब भी देना है तो हमको बीपी मेजर करना है। फिर अदर ड्रग में आता है कार्बेमाज़ेपिन 10 to 15 mg पर kg पर डे, सोडियम वॉल्परेट 20 to 60 mg पर kg पर डे, और फेल्बामेट 15 mg पर kg पर डे। तो ये हम लोग का होता है सेकेंड लाइन ड्रग्स। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट, कैसे हम लोग सर्जिकली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो रिसेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, कैलोस्टोमी कर सकते हैं, मल्टीपल सपियल ट्रांसेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो आपका कॉर्पस कॉल्सियम है ना, तो उसको हम लोग ओपन करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तो ये हमारा है कन्वल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इनवॉलेंट्री क्या होता है, जर्की मूवमेंट होता है, जिसमें हमारा फेस, एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक इन्वॉल्व होता है। मेनली न्यूबॉर्न बेबीज़ को अफेक्ट करता है और अंडर द 18 ईयर्स में ज़्यादा देखा जाता है। और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो एंटीनेटल चेकअप कराना है, जो भी अगर इन्फेक्शन है उसको तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना है, ये सारा इसका प्रिवेंशन है। उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग दे सकते हैं, बेंजोडाइजापिन, डायजेपम, है ना, और कार्बेमाज़ेपिन, सोडियम वॉल्परेट, और सर्जिकली में हम लोग इसका रिसेक्टिव सर्जरी और कोलेस्टोमी कर सकते हैं। थैंक यू।